हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑफिशियल शिक्षा में। तो दोस्तों, अब तक की क्लास में आपने देखा कि कैसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता बनी और कैसे उसका उत्तरार्ध हुआ और फिर आया जो है वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वेद काल आया। ऋग्वेद काल में आपने देखा कि जो है वेदों की ऋग्वेद की कैसे रचना हुई, इसके क्या धर्म थे, कैसे कैसे लोगों का जो है इसमें प्रभुत्व था, संस्कृतियाँ क्या थी, धर्म क्या था। उसके बाद आपने देखा उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आपने जो है देखा कि लोहे के खोज के बाद कैसे प्रशासन और वहाँ के राजाओं को जो है सत्ता पाने के लिए और धन अर्जन करने के लिए जो है होड़ बढ़ने लगा। और इन सब के बाद होता है महाजनपदों का उदय। जब लोहा आया, लोहे के बाद जो है लोहे ने कृषि कार्य बढ़ाया, जिससे मानवता की आबादी जो है बढ़ी, अनाज उत्पन्न होने लगे और जिससे धीरे धीरे हर क्षेत्र में प्रगति होने लगी और भारत के पास अथाह संपत्ति, सोने चांदी हीरे जवाहरात उपस्थित होने लगे। तो आइए देखते हैं जो है महाजनपदों का उदय, जिसमें 16 महाजनपद थे जो अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। तो लोहे के आगमन के फलस्वरूप, जब लोहे का आगमन हुआ, उसके फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगे थे, जिसके कारण लोगों की स्थायित्व की भावना पनपने लगी। मतलब अब खानाबदोश जीवन जो था कबीलाइयों का, वो खत्म होने लगा और स्थायित्व जीवन का प्रारंभ होने लगा एवं छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। यानी जो छोटे छोटे कबीले थे, जहाँ पे पहले एक समुदाय रहता था और वो कुछ जानवरों को पाल के और इधर उधर घूम के खानाबदोश जिंदगी जीते थे, अब वो कबीले जो है ये जो है राज्य बनने लगे और महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे। यानी फिर महाजनपद आ गए जो राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासन व्यवस्था थी जिन्हें गणराज्य कहा जाता था। यानी कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जिनमें शासन व्यवस्था अलग थलग थी, जिससे गण राज्य कहा जाता था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। मतलब एक से अधिक शासक होते थे और हर शासक को वहाँ की जनता के लिए वह राजा होता था। इसमें मगध, कौशल, अवंती सबसे अधिक शक्तिशाली थे। मतलब मगध हो गया, मगध, कौशल और अवंती सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य थे। इसके बाद मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिले और शाहाबाद का कुछ भाग सम्मिलित है। मतलब शाहाबाद का कुछ भाग भी सम्मिलित है इसमें। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है मगध महाजनपद का। अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर, मतलब मुंगेर जो बिहार का जो है मुंगेर क्षेत्र है भागलपुर जिला में, वो अंग जनपद में शामिल था, जिसकी राजधानी चंपा थी जिसकी राजधानी। और गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में विजयियों का राज्य 8 जनों का संघ था, जिनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे।
इनकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले बसाड़ गांव से की जाती है। बसाड़ गांव जो वैशाली में है उससे किया जाता है। फिर जो है बसाड़ गांव से की जाती थी। उसके बाद जो है कोसल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यानी कोसल जनपद जो था उसकी राजधानी जो है श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सहेत महेत स्थान से की जाती है। सहेत महेत जो स्थान है, सहेत महेत, उनसे की जाती है। कोसल में समीपस्थ में मल्लों का गणराज्य था, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। कुशीनगर। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई। कुशीनारा का पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। कसिया नाम है जो कुशीनगर में है, उससे की गई है। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का स्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसुमित्र का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज थी। गिरिव्रज की स्थापना वसु ने की। बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। यानी यह प्रथम शक्तिशाली शासक था जो है। और उसकी पत्नी जो प्रथम उसकी पत्नी थी वो कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसका जो है शत्रुता समाप्त हो गया था। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली जो लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरे रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते हैं। तो गिरिव्रज में जो है यहाँ की राजधानी थी। तो कहानियों में कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को जो है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि उसने अपने पिता को किसी पहाड़ी में कैद कर दिया, जिसके कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने हत्या की थी। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। मगध अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रुओं के प्रतिद्वंदी में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्स को हराया था और वे मगध पर आक्रमण की धमकी दे रहे थे। यानी राजाओं में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए होड़ चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन का जो है मार्ग ढूंढा जा रहा है। तो उदयन जो है 460 से 444 ईसा पूर्व अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयन मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना के गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाया। इसके पश्चात जनता ने इसे पितृहंताओं का शासन से उतार कर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। यानी जनता ने, जो वहाँ की जनता थी, उसने इन सबको अस्वीकार कर दिया और बोला कि ये लोग जो है पितृहंता हैं, यानी अपने ही पिताओं की हत्या करके और शासन पर बैठ रहे हैं। तो शिशुनाग वहाँ का जो एक अमात्य था उसको राजा बनाया गया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी, यानी शिशुनाग वंश की स्थापना इन्होंने की। शिशुनाग जो 412 से
398 ईसा पूर्व तक इस वंश का संस्थापक शिशुनाग इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी थी। फिर शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। तो शिशुनाग वंश में एक ही शिशुनाग जो है अच्छा राजा था। इसके बाद जो है मगध में नंदों का जो है शासन शुरू हो गया। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए, यानी नंद वंश जो था वो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक या वंश सिद्ध हुआ। तो नंद वंश जो 344 से 322 ईसा पूर्व, इस वंश का संस्थापक महानंदिन था। महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की, परंतु एक शूद्र दासी पुत्र महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी। यानी फिर से एक दासी का पुत्र सिंहासन पर बैठने के लिए महापद्म नंद ने जो है महानंदिन की हत्या करके और महापद्म नंद सिंहासन पर बैठा। महापद्म नंद ने स्वयं को एक राट कहा। उपाधियां धारण करना शुरुआत इसलिए किया इन्होंने क्योंकि इनको कहीं न कहीं अगल बगल के राजाओं से भय था। इसलिए अपनी विराटता दिखाने के लिए, अपना भव्य रूप दिखाने के लिए इन्होंने एक राट की उपाधि धारण की। मतलब एक राष्ट्र जो है महापद्म नंद के अंडर में, और यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहाँ एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फाभिलेख में किया है। इसके बाद जो है धनानंद महापद्म नंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखक ने इसे अग्रमीज कहा, यानी धनानंद को अग्रमीज कहा गया। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यह नंदवंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इसे असंतुष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासन जैन मत के पोषक थे, यानी जो नंद वंश के शासक थे वो जैन धर्म के उपासक थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में जो है 2 लाख पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवार, 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। मगध की सफलता के कारण इस काल में भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे अनेक साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति अभेद्य थी। पटना जो शहर बिहार में है, राजधानी है, उसके चारों तरफ जो है नदियां हैं और बीच में वो है, तो इसलिए उसकी अवस्थिति को बहुत सेफ मानकर और विकसित किया उन्होंने। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया था। यूनानी स्रोत से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6,000 हाथी शामिल थे, यानी 6,000 हाथियों का एक बड़ा जो है जखीरा इनके सेना में शामिल था और बहुत ही अथाह अकूत संपत्ति जमा कर दी इन्होंने भारत में और भारत को एक सोने की चिड़िया का देश बनाया। और इसी क्रम में फिर आए मौर्य वंश के शासक अशोक महान, जिन्होंने पूरे भारत पर विजय पाई और
बौद्ध धर्म की भी प्रचार प्रसार किया अपने पुत्र पुत्रियों को भेजकर। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और उनकी उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।